आता सवय नाही आहे पागलची तर राग येतो असतो. Good morning, all of you. Am I audible? Ma'am.
आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर ली है आप आज की जिनोमियो साइट पे? हाँ मैडम। नहीं मैडम, मेरा रह गया है, मैं अभी कर लेता हूँ, मैं थोड़ा भूल गया था। हाँ प्लीज कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं अभी कर देता हूँ, अभी अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर आशीष लिंगे सर, आवाज येतोय माझा? गुड मॉर्निंग मैडम. Yes, I गुड can hear. मॉर्निंग. या Good morning, all of you. Today we have invited respected Dr. Ashish Linge sir. Sir, can you see share option on your screen? Just a moment. Yes, sir, screen is visible. Yeah. So, very good morning to one and all. Sir, I welcome you on behalf of UGC HRDC Nagpur in this faculty induction program. Thank you, ma'am. It's an honor to introduce Dr. Ashish Linge sir. Sir is a founder and director of Research Vidya, a research and statistics training and consultancy institute. He is working as training and placement officer with Department of Business Management, CPN Berar College since 2001. He has done his PhD in business management and pursuing second PhD in economics. He has more than 20 years of teaching and training experience. Sir has delivered more than 500 workshops on research methodology and statistical analysis and trained 5,000 plus PhD scholars. He has consulted 25 plus research projects and worked as a resource person in several faculty development programs, orientation courses, refresher courses, ICT workshops, and IQAC workshops. He is working as a trainer for pre-PhD coursework with 6 different universities. Sir has authored a book entitled Fundamentals of Retail Management and contributed a chapter in a book, Statistical Analysis and Hypothesis Testing. Sir has published several research papers of national and international repute and written various articles in daily newspapers. With this brief introduction, I once again welcome you, sir, and I request you to kindly enlighten the participants. Today, we are having two sessions of Dr. Ashish, sir. First session, he will talk on emotional intelligence, and post-lunch session, we will deal with overview of different softwares used in research. Sir, please start. थैंक यू मैम. मॉर्निंग कर रहे हो तो उसमें से कितने लोगों के आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई आ रहे हैं, इससे पता चल जाता है कि लोग आपको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर आपके मैसेजेस पढ़ के कितने लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं. इससे भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि हमारा ईक्यू का स्टैंडिंग कितना है, हम लोगों ने कितना एक्सेप्ट कर लिया है, हमारी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी हो या फिर हमारी लाइकेबिलिटी हो या हमारी पॉपुलैरिटी हो, ये पता चल जाता है. पर इसमें ना इफ एंड बट्स बहुत सारे हैं, नो डाउट अबाउट दैट. कि आपका अगर सोशल इन्फ्लुएंस है, अगर कोई पॉलिटिशियन 100 लोगों को मैसेज करेगा तो ऑफकोर्स यार, कोई बहुत बड़ा बंदा अगर मैसेज कर रहा है खुद करके तो वो लोग तो रिप्लाई करेंगे. पर इस पे इफ एंड बट्स बहुत सारे हैं. पर इन जनरल डेनियल गोलमैन साहब ने ये थ्योरी पुट अप की थी कि इस तरीके से ईक्यू कितना कम या ज्यादा है वो मेजर कर सकते हैं. तो ईक्यू की वजह से क्या अचीव हो सकता है? यू कैन मेंटेन पीस विद अदर्स. यानी क्या, आप जिनके साथ काम कर रहे हो, जिनके साथ आपके इंटरेक्शंस हो रहे हैं, उनके साथ हंसी खुशी आप शायद बेहतरीन काम कर लोगे और रिजल्ट पे फोकस ज्यादा रहेगा, ना ही एक दूसरे के हेवे दावे जिसको हम कहते हैं, या फिर थोड़े बहुत जो टिप्स चलते हैं वो शायद इग्नोर करके एक बेहतरीन रिजल्ट आप शायद डिराइव कर पाओगे. ऐसा कहते हैं कि ईक्यू जिनका ज्यादा होता है वो इनहेरेंटली पंक्चुअल होते हैं. पंक्चुअलिटी इज मोर अबाउट रिस्पेक्टिंग अवर ओन टाइम. उसके बाद
ये रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं, इनका इंटेग्रिटी जो है वो बहुत बेहतर होता है। इंटेग्रिटी का मतलब शायद आपको मालूम होगा, ईक्यू जिनका ज्यादा होता है ना उनकी इंटेग्रिटी ज्यादा होती है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा किसी व्यक्ति के बारे में कोई चर्चा चल रही कि यार मैंने उसको बोला तो मालूम नहीं यार करता कि नहीं करता। ओके, और आप जिसके साथ ये बता रहे हो नहीं नहीं यार ऐसा तो है नहीं, उसने बोला है तो वो करेगा, इसको कहते हैं इंटीग्रिटी। यानी आप बोल रहे कि वो बंदे को मैं जानता हूँ यार, ऐसा वो कभी नहीं करेगा कि हाँ बोल रहा बाद में वो मुकर जाएगा एंड ऑल। तो इसने बोला है तो वो करेगा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द इंटेग्रिटी। यू कैन ट्रस्ट दैट पर्टिकुलर फेलो कि उसने बोला है तो वो करेगा। उसके साथ साथ दे रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। मैं ये थोड़ी देर बाद चर्चा करी हो एक एग्जांपल के साथ, अगर टाइम मिलता है तो ऑफकोर्स। दे आर हम्बल, दे आर जेन्युइन, दे आर जेन्युइन पर्सनैलिटी हम लोग जिनको कहते हैं, दे आर रियली जेन्युइन इन देयर नेचर यू कैन से, एंड वॉट एवर टास्क दे हैव बीन टेकिंग अप दे डू जस्टिस टू इट। ये आपने देखा होगा ना कि बहुत बार रियल लाइफ में ही सब कुछ है बॉस, आप अगर ठीक से ऑब्जर्व करते हो। आप रियल लाइफ में कभी कभी बोलते हो ना यार उसको इसको बता देते कि ये काम करने के लिए, आप ही बोल रहे हो कि नहीं उसको नहीं बता दे यार, वो काम तो करेगा पर वो बिगाड़ के रखेगा, और वो बिगाड़ के करना अपने को ही पड़ेगा, तो उसमें ज्यादा टाइम जाएगा। बेहतर ये है कि वो काम अपन ही कर लेते हैं। यानी क्या, जिसके बारे में ये बात हो रही है दैट बंदा इज नॉट जेन्युइन, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो आप। तो ऑफकोर्स आप जो बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हो और आपको मालूम है कि इसको बताया तो काम अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, टाइम पे होगा, उचित समय में ये हो जाएगा, ये अगर आप विश्वास दिखा पा रहे हो तो समझ जाता है कि ये बंदे का ईक्यू जो है वो तगड़ा है। ये मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, पर ईक्यू यहाँ तक सीमित तो डेफिनेटली नहीं है। हाँ, ये बंदे कंसिडरेट भी होते हैं, यानी क्या, दूसरे की भावनाओं को समझने वाले, जिसको हम कहते हैं कि यार आप कौन से मूड में है वो देख के वो बात करेगा हमेशा आपसे, जिसका ईक्यू ज्यादा होता है। आपके भी इवन आपके भी स्टाफ रूम में कोई एक ऐसा तो बंदा होगा ना कि प्रिंसिपल साहब से कोई चीज सैंक्शन करवानी है, तो आप बोलते हो ना कि यार सबकी तरफ से यार तुम बात करो, को मालूम है कि तुम बराबर बात करोगे प्रिंसिपल साहब से और ये चीज सैंक्शन करा लोगे। तो वो जो बंदा अभी आपके आंखों के सामने आया होगा ना, मुझे लगता है वही एक चलता फिरता इक्यू का पैकेज है। क्योंकि वो बंदा ना, वो स्मार्टली ये चीज टैकल क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वो ज्यादा सोचेगा कि बॉस को कौन से समय पे बात छेड़नी चाहिए, बॉस कौन से वक्त रिलैक्स रहते हैं या मूड में रहते हैं कि जब ये इजीली सैंक्शन कर देंगे, या ऐसा क्या करें जिसकी वजह से बॉस ये सैंक्शन करा दे, या फिर क्या चीज हमने बोलनी चाहिए, उसी चीज को किस तरीके से प्रेजेंट किया तो बॉस शायद ये चीज सैंक्शन कर दे। ये चीजों की समझ शायद उसको ज्यादा होती है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से वो शायद थोड़ा स्टैंड आउट कर लेता है, एंड यू पीपल लुक एट दैट पर्टिकुलर फेलो कि यार ये हमारा काम बेहतरीन कर देगा हमारी सबकी तरफ से। दिलीप सिंह सर ने ये आईक्यू ईक्यू को लेके ही एक स्टोरी लिखी है, वो उनकी किताब में इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क प्लेस। उसके जस्ट एक ग्लिम्स में बता रहा हूँ। ये स्टोरी के दो कैरेक्टर्स है, एक है अजय और दूसरा है विजय। ये दोनों ना बचपन से लेके ही इनका स्कूलिंग साथ में हुआ है और कॉलेज में भी साथ में ही थे। और इसमें से अजय जो है ना, ये क्लास का टॉपर है और बुद्धिमान है। ऑफकोर्स हर एग्जाम में ये टॉप कर रहा है और आदत लग चुकी है उसको टॉप करने की। तो ऑफकोर्स वो बहुत ज्यादा होशियार है। तो उसके ही क्लास के जो स्टूडेंट्स है, ये इससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप की तरफ से भी ये इनपुट आ रहे कि बेटा होशियार लोगों की संगत में रहो। तो ना बाकी के स्टूडेंट उसके क्लासमेट इसके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अजय जो है ना, इसको मालूम है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, इसलिए शायद वो ज्यादा भाव भी खा रहा है या फिर इन लोगों को अपने पास नहीं भटकने दे रहा है। उसको लगता है कि मैं कुछ खास हूँ, मैं कुछ स्पेशल हूँ और मैंने आम लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसा उसका पर्सनल ओपिनियन है। और उसकी उसके क्लासमेट्स के साथ बहुत ज्यादा बनती भी नहीं है। इसके एग्जैक्टली विषय है, और ये विषय जो है ये ऑर्डिनरी सा स्टूडेंट है, पढ़ाई में ना ही बहुत बुरा है ना ही बहुत अच्छा है, ऑर्डिनरी सा है। पर विषय की ये खासियत है कि उसके उसके क्लासमेट्स के साथ अच्छी जम जाती है। और जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल भी रहा था कि 50 स्टूडेंट्स के क्लासरूम में 4-5 अगर छोटे छोटे ग्रुप्स है तो विजय चारों पांचों ग्रुप का मेंबर है। सभी ग्रुप में लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई तू हमारे भी ग्रुप में रहे। और शायद वो क्लासरूम का इकलौता ही ऐसा बंदा है कि जो सभी ग्रुप में है, बाकी सब तो छोटे छोटे ग्रुप्स में इंडिविजुअली अपने ऑपरेट कर रहे हैं। ओवर द पीरियड ऐसा होता है कि दोनों का एजुकेशन खत्म हो जाता है, और अभी इनके करियर शुरुआत की बात है और ये लोग इंटरव्यूज देना शुरू करते हैं।
और ऑफ कोर्स अजय जो है शुरू से ही एकेडमिक्स में बहुत बेहतरीन होने की वजह से उसका सीवी जो है, उसका रेज्यूमे बहुत इंप्रेसिव बना है। और उसका रेज्यूमे देखने के बाद तुरंत ही उसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज से इंटरव्यू के कॉल आ रहे हैं। और विजय के रेज्यूमेज इतने ज्यादा बेहतरीन नहीं है, पर होता कुछ यूं है कि अजय और विजय उनका एजुकेशन खत्म होने के बाद 5 जगह इंटरव्यूज देते हैं, और अजय का सिलेक्शन 5 में से 3 जगह हो जाता है और विजय का सिलेक्शन 5 में से 2 जगह हो जाता है। और दोनों में से दोनों अपने अपने तरीके से जॉब को सिलेक्ट करते हैं और ज्वाइन करते हैं। और 1 साल बाद न्यूज ये आती है कि अजय जो है उसको जॉब से निकाल दिया गया है, और विजय जो है उसी दिन उसका प्रमोशन हुआ है। आप अभी ये कॉन्ट्रास्ट देख सकते हो कि आईक्यू जिसका ज्यादा है वो अजय, उसको नौकरी के ऑफर्स बहुत आ रहे हैं पर वो नौकरी वो टिका नहीं पा रहा है और ना ही उसमें ग्रो हो पा रहा है। पर विजय एग्जैक्टली उल्टा है, इनिशियली उसको शायद जॉब के ऑफर्स कम थे, पर जो भी जॉब उसने किया है उसमें उसने ग्रो किया है, और उसका शायद उसके टीममेट्स के साथ बेहतरीन जम चुका है। वो टीम प्लेयर तो शुरू से ही था। और अजय का एग्जैक्टली प्रॉब्लम ही यही है कि वो सोशलाइज बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से उसको लोगों के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। टीम उसकी बन नहीं पा रही है और टीममेट्स के साथ जम नहीं पा रही है। आए दिन कुछ ना कुछ छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और जिसकी वजह से शायद उसको उसके परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रहा है, और वही कारण है कि जिसकी वजह से उसको जॉब से निकाल दिया गया है। और ये स्टोरी के बाद दिलीप सिंह साहब ने भी यही लिखा है कि इट इज नॉट ओनली आईक्यू दैट मैटर्स इन वंस पर्सनल एंड एकेडमिक सक्सेस, यू कैन से, या करियर सक्सेस। और यही स्टोरी जैसे मैंने बताया था कि गोलमन साहब ने भी इसी चीज को प्रेस किया है कि आईक्यू से बेटर आज ईक्यू ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और दिलीप सिंह साहब ने भी यही चीज दोहराई है कि आज सिर्फ आईक्यू मैटर नहीं करता है आदमी के सक्सेस और करियर में। जो मैं स्टैटिस्टिक्स आपको बता रहा था जो मैं स्टैटिस्टिक्स बता रहा था आपको कि ये डेनियल गोलमन साहब की थ्योरी है। इनका कहना यह है कि आईक्यू अकाउंट्स फॉर ओनली 20% ऑफ अ पर्सन सक्सेस एंड ईक्यू कंट्रीब्यूट्स मोर टू सक्सेस, एज यू कैन सी। So IQ contribution is about 20% and it is only EQ which is contributing significantly in one's success. Okay, ये annotation मैंने use तो कर लिए है। Try how to clear it and how to get on to the next slide. Okay. क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ इसको। मॅडम प्रीती मॅडम, अनोटेशन्स तुम्हाला तिकडनं डिसेबल करता येतील का? हॅलो. हा, तिकडनं अनोटेशन्स तुम्हाला डिसेबल करता येतील का? जस्ट अ मिनिट सर. सर इथे आस्क टू अनोटेट वालाच ऑप्शन आहे. अच्छा, हे क्लिअर नाही करता येते का? कारण इरेजर पण काम नाही करत आहे. मी बघते सर, एक मिनिट. हा, हो, कारण स्लाइड पण पुढे जात नाहीये. स्लाइड चेंज नाही होते का सर? नाही ना. एक मिनिट सर, स्टॉप शेअरिंग करून शेअर करा. बर. आता करून बघा सर. हो, आता क्लिअर आहे. येस. ओके, स्क्रीन पे जो पर्सनालिटी आपको दिख रही है उनको आपने शायद आइडेंटिफाई कर लिया होगा। ये चेतन भगत है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑथर अमंग्स इंडियन यूथ, यू कैन से, यूथ आइकॉन इनको कहते हैं। और इन्होंने भी एक कैप्शन लिखा है जो आप पढ़ सकते हो, जो मैं बात कर रहा हूँ। डेनियल गोलमन साहब और दीप सिंह सर ने हाईलाइट की है कि EQ कंट्रीब्यूट्स मोर इन वंस करियर सक्सेस। तो चेतन भगत साहब ने इसी चीज को उनके शब्दों में लिखा है, पीपल हु कम फर्स्ट इन क्लास डोंट डू बेस्ट इन लाइफ, पीपल हु अंडरस्टैंड पीपल, देयर फील्ड एंड देमसेल्व्स दे डू। यानी ये बात हो रही है आईक्यू की और ये बात हो रही है EQ की। और चेतन भगत साहब ने भी इसी चीज को हाईलाइट किया है कि इट इज ओनली EQ विच कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर इन वंस करियर सक्सेस। आपके स्क्रीन पे ये जो 4 ग्रेट पर्सनालिटीज दिख रही है, ये सब बिजनेस टाइकून्स है। पहले जो है आपने इनको पहचाना होगा, हेनरी फोर्ड साहब, फोर्ड के फाउंडर MD।
उसके बाद बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर एमडी, गौतम सिंघानिया अडानी ग्रुप के सीईओ, और धीरू भाई अंबानी साहब जिनको हम सब लोग जानते ही है, रिलायंस ग्रुप के फाउंडर एमडी। और इन सब में कॉमन एक बात ये थी कि ये सब लोग स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे, इनका एजुकेशन बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। पर आप इनके सक्सेस की क्या बात कर सकते हैं यार, पूरी दुनिया इन लोगों को जानती है। तो फिर से वही चीज हाईलाइट हो रही है कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन या फिर सिर्फ आपका आईक्यू जो है या फिर आपका क्लासरूम परफॉर्मेंस जो है वो मैटर नहीं करता है कि आप करियर में कैसे रहेंगे। आपने इनको पहचाना होगा शायद, ये स्टीव जॉब्स है, एप्पल कंपनी के फाउंडर एमडी। और इन्होंने भी इसी सेंस में कैप्शन रेंडर किया है जो आप पढ़ सकते हो, 80% ऑफ द सक्सेसफुल पीपल डोंट हैव एकेडमिक डिग्री, एज यू कैन सी। और फिर से ये सब बड़ी पर्सनालिटीज ने इसके ऊपर कमेंट किया हुआ है कि इट इज नॉट ओनली योर बुकिश नॉलेज और योर क्लासरूम परफॉर्मेंस which with the help of which you will be achieving career success, but it is outside your classroom how smart you are that is eventually going to determine your career and personal life success, you can say. So how do we do in life is determined by both, not just by IQ, but emotional intelligence that equally matters. तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जो है सोशल क्वेश्चन। इसको एसक्यू से हम लोग मेजर करते हैं, सोशल क्वेश्चन एसक्यू। और आज भी ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। एक्चुअली सोशल क्वेश्चन एसक्यू में दो चीजें आती हैं, एसक्यू यानी आपका सोशल क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी इसको कहा जाता है। पर मैं जो कॉन्टेक्स्ट अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो सोशल क्वेश्चन है, ना स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो हम लोग जो ईक्यू की बात कर रहे थे, ईक्यू में बेसिकली दो स्किल्स आती हैं या दो बास्केट्स आती हैं। एक होता है हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ। अगर आप बोलेंगे कि आप डेनियल गोलमन साहब की पहले लाइन से ही बात कर रहे हैं तो इन्होंने क्या बताया है, तो वो मैं एक सिंगल स्लाइड पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पहली किताब सर ने लिखी थी उसमें एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाया गया था ईक्यू यानी क्या। तो उसमें दो चीजें आती हैं, हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ, और दूसरा हाउ डू यू मैनेज द पीपल of course with whom you are interacting with, PEOPLE। और इसी में पूरे EQ का सार है, यानी जो डेनियल गोलमन साहब ने जो थियरी पुटअप की है इसमें फिर तीन चार चीजें आती हैं और इसमें भी तीन चार चीजें हैं, तो इतने डिटेल में तो मैं नहीं जा रहा हूँ। पर EQ में बेसिकली दो चीजें आती हैं। पहली बात होती है कि आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, अपने आप को यानी क्या, ऑफ कोर्स हम हमारी फीलिंग्स को, हमारी भावनाओं को किस तरीके से मैनेज करते हैं। और भावनाएं तो बहुत सारी होती है ना, ऐसा कहते हैं कि एक दिन में हम लोगों के मन में या हमारे ब्रेन से लगभग 60,000 इमोशंस जो है वो इमिट होते हैं। यू वोंट सिंपली बिलीव, हाँ, एक दिन में हम लोगों के मन से या फिर हमारे दिमाग से लगभग 60,000 इमोशंस इमिट होते हैं। और ये इमोशंस को हम कैसे मैनेज करते हैं, कितना पॉजिटिवली हम मैनेज करते हैं। और उसमें ये भी कहा गया है कि 60,000 थॉट्स जो हमारे दिमाग में आते हैं रोज, उसमें से लगभग 70% थॉट्स जो है वो निगेटिव होते हैं। और ये निगेटिव थॉट्स को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, दैट इज व्हाट द ईक्यू इज ऑल अबाउट। देखिए हम लोगों को कौन सी चीज पे गुस्सा आता है और वो गुस्से के वक्त हम उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करते हैं। हम लोग जब बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत सैड होते हैं, बहुत नर्वस होते हैं, दिन भर में ये बहुत सारे इमोशंस हमारे साथ एग्जिबिट होती रहती है। और बहुत सारे इंटरेक्शंस हमारे होते हैं और कोई हमारा उसमें पर्सनल रोल कोई नहीं होता है, पर कोई आके कोई एक लाइन कह जाता है जिसकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं, हमारा मूड खराब हो जाता है, हमने तो कुछ किया भी नहीं है पर लोग ही है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम लोगों को। तो हम वो पर्टिकुलर सिचुएशन को या फिर वो पर्टिकुलर इवेंट जो हो रहे हैं, छोटे मोटे इवेंट्स, उसको कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उन चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, सो दैट हमारा जो बेसिक टास्क है, हम सबका दिन भर का कोई ना कोई तो टारगेट होता है कि ये चीजें अचीव करनी है। अगर ये छोटी मोटी चीजें दिन भर में हो रही है और जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब होके आपका आपके आज के दिन का जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पा रहे हो,
तो ऑफ कोर्स आपका ईक्यू लेवल जो है वो कम है, क्योंकि आपने ऐसे चीजों को इंपॉर्टेंस दे दिया जो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, और आपने छोटी चीजों की वजह से आपने अपने आप के मूड को स्पॉइल कर लिया है और आपका मूड चला गया, या फिर आप डिस्टर्ब हो गए हैं या दुखी हो गए हैं। तो स्मार्ट लोग जो होते हैं ना, जिनका ईक्यू ज्यादा होता है, वो ऐसे सिचुएशंस को बहुत स्मार्टली मैनेज कर देते हैं और अपने डिसीजन मेकिंग को हैम्पर नहीं होने देते हैं। तो ईक्यू में पहला मतलब ये होता है कि हमारी अपने साथ ही एक फाइटिंग, अपने थॉट्स के साथ फाइटिंग, कि वो फाइटिंग कौन कौन कर रहा है, यानी हमारे निगेटिव इमोशंस या निगेटिव थॉट्स, या फिर हमारे पॉजिटिव थॉट्स और हमारा फोकस्ड ओरिएंटेशन या फिर फोकस्ड अप्रोच, ये दोनों में से कौन हावी हो रहा है। और ऑफ कोर्स हम लोग चीजों को अगर स्मार्टली मैनेज कर रहे हैं और हमारा डेली रूटीन या फिर जो भी हमारे टारगेट्स है, पर्सनल टारगेट्स, इंडिविजुअल टारगेट्स, उसको अगर ध्यान में रखते हुए, फोकस रहते हुए हम लोग वो चीज अचीव कर पा रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमारा ईक्यू लेवल जो है वो तगड़ा होता है। तो पहला जो पार्ट आता है या पहला जो एलिमेंट आता है ईक्यू में, उसको कहा जाता है कि हाउ डू यू मैनेज योर सेल्फ, हाउ डू यू मैनेज योर फीलिंग्स, हाउ डू यू मैनेज द द रिपरकेशंस ऑफ द इंटरेक्शन हैपनिंग विथ यू थ्रू आउट द डे। अलग अलग तरीके के लोगों के साथ पाला पड़ता है, और वो पर्टिकुलर जो इंटरेक्शंस होते हैं उससे कितने इन्फ्लुएंस होके हम हमारे जो पर्सनल टारगेट्स है उसको कितनी हद तक अचीव कर पा रहे हैं। ये जो फाइटिंग चलती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ईक्यू यू कैन से, एंड हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ। और इसमें दूसरी चीज आती है कि आप अपने आप आपके साथ जो लोगों का पाला पड़ता है, उन लोगों को आप किस तरीके से मैनेज करते हो, किस तरीके से उनके साथ आप डील करते हो, जिसकी वजह से आपके उनके साथ रिलेशन स्पॉइल भी ना हो और वो बहुत ज्यादा हर्ट ना होते हुए। ऐसा भी कहा गया है कि बहुत सारे लोगों को ना नो कहना नहीं आता है बिना अगले को हर्ट किए। और आज जो बहुत ही स्मार्टली काम, यानी नो तो कह रहा है, पोलाइटली कह रहा है, और अगला हर्ट भी नहीं हो रहा है, उनके रिलेशनशिप में भी कोई दरार नहीं पड़ रही है, तो ये भी एक स्किल मानी जाती है। और ऐसी कितनी सारी अनगिनत छोटी मोटी चीजें हैं जो आपके ईक्यू के पैकेज में आती है। और ये जो बास्केट है ना, इसी को आज की डेट में एसक्यू कहा गया है, सोशल क्वेश्चन। यानी सोशल क्वेश्चन कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, इसको डेनियल गोलमन साहब ने पीपल स्किल कहा है इस चीज को। और पीपल स्किल को लेके भी मैंने तरुण भारत में एक आर्टिकल लिखा था, इमोशनल इंटेलिजेंस का आर्टिकल मेरा जब बहुत ही पॉपुलर हुआ था, उसके ठीक बाद मैंने पीपल स्किल को लेके भी एक आर्टिकल लिखा था, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए थे पार्ट अपार्ट। तो डेनियल गोलमन साहब ने इसको पीपल स्किल कहा गया, इट इज मोर अबाउट योर सोशल कोशंट। और सोशल कोशंट इज मोर अबाउट योर व्हाट वी कैन से इंट्रापर्सनल स्किल्स। Sorry, it is interpersonal skill. It is interpersonal skill. और ये जो है इट इज अवर इंट्रापर्सनल स्किल। तो मैं सोशल क्वेश्चन के बारे में एक दो मिनट में बता देता हूँ, क्योंकि मेरा घड़ी की तरफ ध्यान जा रहा है अभी। सो एसक्यू, जैसे ये सोशल क्वेश्चन की बात हो रही है, तो इट इज मोर अबाउट, तो पहचानेंगे कैसे कि आपका सोशल स्किल या सोशल क्वेश्चन जो है वो कितना तगड़ा है। ये पता चलता है कि आपकी पहचान कौन से लेवल पे, कौन सी हद तक है, कितने लोगों के साथ है, आपकी जो रिलेशनशिप्स है वो कितनी साउंड है, कितनी ट्रस्ट वर्दी है। इसमें ना एक ये भी है कि आप जब लोगों से हेल्प मांगते हो तो कितने लोग आपको हेल्प करने के लिए वॉलंटरी तैयार हो जाते हैं, उससे भी पता चल जाता है कि आपका सोशल क्वेश्चन कितना है, यानी आपका नेटवर्क कितना तगड़ा है, आपकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, या फिर आपका पॉपुलैरिटी। आप बोल सकते हो कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, चार लोग अगर आपको खुद हो कि गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, इससे पता चल जाता है कि आपका सोशल एक्सेप्टेबिलिटी कितना है। तो सोशल क्वेश्चन भी आज की डेट में एक सक्सेसफुल पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक का एक पैरामीटर या फिर मेजर माना जाता है। तो इट इज मोर अबाउट हाउ हेल्दी रिलेशनशिप्स इन यू आर विथ, कितने लोगों के साथ आपकी हेल्दी रिलेशनशिप, and importantly, is this relationship long living and enduring, and how long you have been, and what kind of efforts you have taken to nurture that particular relationship। और इसमें एक जो क्राइटेरिया बताया गया है एसक्यू को मेजर करने का, कि इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, कि आप जब किसी अड़चन में होते, कोई डिफिकल्टी में होते हैं, और आप अगर किसी को कुछ हेल्प मांगते हो, तो आपको वो टाइमली हेल्प मिल पाती है क्या, और कितने लोग आपको वो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि आपका एसक्यू लेवल कितना है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ डेप्थ ऑफ टाइम मैं यहीं पे रुक रहा हूँ अभी।
हार्डली 2 या 3 मिनट बचे हुए हैं 12:30 को आज का सेशन कंप्लीट होने को। तो मैं 2 या 3 मिनट आपके साथ अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसके लिए रख रहा हूँ। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Over to you, Preeti madam. If you are having any kind of queries regarding today's session, you may unmute yourself and you may ask your queries. I will be very happy to take on your queries. Preeti ma'am. Hello, sir. Myself Prashant Inde from Dr. Ambedkar College. Yes, sir. सर ये EQ अगर अपने को समझो बढ़ाने के लिए कुछ मेडिटेशन वगैरह कुछ कर सकते क्या सर स्टूडेंट के लिए? ऐसा यानी स्टूडेंट को 15-20 मिनट उनको जैसे मेडिटेशन किया तो उससे उनका वो EQ और SQ वगैरह बढ़ सकता है? सर इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, यानी एकेडमिक रिसर्चेस बहुत सारे हो रहे हैं कि मेडिटेशन का इम्पैक्ट इश्यू डेवलपमेंट पे हो रहा है क्या। तो जो साइकोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं वो शायद बेटर कमेंट कर पाएंगे इसके ऊपर। पर आप जो बोल रहे हैं कि IQ बढ़ा सकते हैं क्या, तो IQ बढ़ा सकते हैं, इसमें जरा भी किंतु परंतु नहीं है। IQ ऐसा कहते हैं कि IQ तो नहीं बढ़ा सकते, उपनिषद जो हम लोगों को कैपेसिटीज दी जाती है ब्रेन की, पर EQ को डेवलप किया जा सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और सर ये ना हम लोगों ने शायद कोई फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड नहीं किए होंगे EQ बढ़ाने के लिए, पर ये हमारा भी डे टू डे रोज ही लाइफ में EQ बढ़ रहा है, सब्टली बढ़ रहा है, वो शायद नोटिस नहीं हो रहा होगा। पर सर रियल लाइफ के कुछ इंसिडेंसेस की बात करेंगे। आप जस्ट सर पल भर के लिए याद करिए कि आपका इफ सपोज ट्रैफिक हवालदार ने जिंदगी में पहली बार जब RTO वाले ने आपकी गाड़ी रोकी थी, उस वक्त आपने वो सिचुएशन को कैसे टैकल किया था, और आज जब आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो आप उसी सिचुएशन को किस तरीके से टैकल कर रहे हैं। तो आप ये हमेशा ही मानेंगे कि आज तो आप बेहतरीन हो, पहला जो मोमेंट था उससे। इससे ना ये EQ वाली बात है। पहली बार हम लोगों के साथ ये एपिसोड पहली बार हुआ था, हड़बड़ा गए होंगे शायद थोड़े बहुत, पर आज वही चीज हम लोगों को मालूम है कि यार ये कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया है हमने अगर रेड सिग्नल जंप किया है, बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया है, और वो करना नहीं चाहिए था। आप ठीक से बात भी कर पा रहे हो, आप सर को समझा भी रहे हो कि आपने ये किया है तो इसका कारण क्या है, और शायद वो सिचुएशन को ठीक से टैकल कर पा रहे हो आप। तो मुझे क्या लगता है EQ जो है ना ये एक्सपीरियंस और एक्सपोजर से डेवलप होता है। और खास करके जितनी भी एडवर्सिटीज जो आती है हमारी लाइफ में, उसकी वजह से ही शायद EQ डेवलप होता है। एडवर्सिटीज कोई भी सेंस में हो सर, आपका अचानक से जॉब चले जाना हो, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसीज हो सकती है, जितनी भी एडवर्सिटीज, या कोई डिप्रेशन हो सकता है कुछ घटनाओं की वजह से, ये सभी घटनाएं हम लोगों को कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रांग करके गई है, और जो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है हमारी पर्सनैलिटी में आगे चल के। तो EQ डेवलप तो होता है सर, और मुझे लगता है ये ओवर द पीरियड एक्सपीरियंस और एक्सपोजर से होगा। कि आप अगर एक्सपोज ही नहीं हो रहे हैं, आप अगर रिस्क ही नहीं ले रहे हो जिंदगी में कोई भी, तो ऑफ कोर्स आपका EQ डेवलप नहीं हो पाएगा। पर जो इंसिडेंसेस हमारे साथ होते हैं, खास करके बैड पैचेस सबके लाइफ में आते ही, और वो बैड पैचेस से ही तो आदमी और ज्यादा कंठोर बनता है ऐसे कहते हैं। तो EQ डेवलप होता है सर ओवर द पीरियड। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? हेलो सर। हेलो हाँ सर। सर, एक क्वेश्चन ये था कि मेरा नेचर जैसे सिंपल है, और क्या होता है कि आगे वाला जब बात करता है ना सर, थोड़ा अलग वे से, जैसे पॉलिटिकल होता है या उसका मीनिंग अलग वे से बात करता है, तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है सर। उसका आईक्यू से रिलेशन हो सकता है क्या सर? मुझे दो वॉइसेस सुनाई दे रही थी सर, ठीक से समझ में नहीं आया मुझे क्वेश्चन। ओके सर, आई विल टेल अगेन सर। जैसे मेरा नेचर सिंपल है सर, तो हाँ क्या होता है आगे वाला बंदा किस वे से बात कर रहा है वो मुझे उतना क्लियरली समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो हाँ। इसका रिलेशन कुछ आईक्यू के साथ हो सकता है क्या सर? नहीं, ये तो आपके पर्सनालिटी का एक भाग है सर, और EQ भी हमारे पर्सनालिटी का ट्रेट ही है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं वो तो मुझे मालूम नहीं, पर आपको अगर लगता है कि आपको इंटरेक्ट करते वक्त, लोगों से इंटरेक्ट करते वक्त तकलीफ हो रही है, या फिर कुछ टेढ़े लोग आ जाते हैं जिनके साथ पाला पड़ता है, तो ये आपको थोड़ा सॉल्यूशन निकालना होगा सर कि हाउ टू। अगर वो इंडिस्पेंसेबल है जिनके साथ रोज पाला पड़ना ही है, और बेटर एक चीज तो ओवर द पीरियड देखी गई है कि इग्नोर करना।
Yes. पर आप इग्नोर नहीं कर पा रहे तो आपको कुछ सॉल्यूशन ढूंढना होगा कि सर हाउ टू मैनेज दोस पर्टिकुलर पीपल। और मैंने देखा है कि आपने भी सर जंजीर देखी होगी ना, Yes. अमिताभ और प्राण दोनों तो दुश्मन है ना सर, पर कुछ यानी इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं कि वो बहुत गहरे दोस्त भी हो जाते हैं। यानी पहले इसमें तो अमिताभ उसको इवन चेयर भी ऑफर नहीं करता है, और आप देखेंगे कि 4 सीन बाद वो उसके घर जाके उसके बर्थडे पे गाना गा के फ्रेंड हो डांस कर जाता रहा है। है। Okay. Thank you for that. Any more question? सर आय थिंक क्वेश्चन्स नाही आहेत सर, थांबूया इथे. हो ठीक आहे ना मॅडम. ओके सर, आता ब्रेक आहे आपला 1 तासाचा. बरं 1:30 वाजता सुरू करूया सर सेकंड सेशन. बरं बरं ठीक आहे ना. ओके, थँक्यू सर. ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम. थैंक यू सर. थँक्यू ऑल ऑफ यू. मिलते हैं जल्दी. थैंक यू मैडम. येस.